हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत पिटारा और उस पिटारे में से आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस निकलेंगे जो नीट के लिए और क्लास 11th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक हम लोगों ने पिछली बार कंप्लीट किया था एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे। इन क्वेश्चन से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप ये समझ पाएंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम क्वेश्चन पर आते हैं जिसको पूछा गया है नीट में 2024 में। क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है पैरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड टिश्यू। स्टेटमेंट सेकंड है जिम्नोस्पर्म्स लेक जाइलम वेसल्स बट presence of xylem vessels is the characteristic feature of angiosperm। अब हमसे पूछा गया है इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट पे जाते हैं। पैरेन्काइमा इज लिविंग, ये बात बिल्कुल सही है, बट कोलेनकाइमा इज डेड टिश्यू। बच्चा यहाँ पे हो गई गड़बड़। क्या गड़बड़ हो गई? गड़बड़ ये हो गई कि कोलेनकाइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है तो ये डेड नहीं होता, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है जिम्नोस्पर्म लेक जाइलम वेसल। बिल्कुल सही बात है, जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल्स बहुत ही कम जिम्नोस्पर्म ऐसे हैं, नाम बताती हूँ आपको, एफिड्रा और नीटम, जिसमें कि जाइलम में वेसल्स मिलती है, लेकिन जाइलम वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये बात बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। तो अब हमें ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन ढूंढते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, तो देखो डी ऑप्शन पे जाइए। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्ट, बस स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। भाई ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पहले आ रहे हैं, थोड़े से मुश्किल से मैंने लिया है, उसके बाद खूब आसान और मजेदार क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो आगे वाले क्वेश्चन बहुत ईजी रहेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बच्चों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट 1 कहता है एंडार्क एंड एक्सार्क आर द टर्म्स ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है बताना है। स्टेटमेंट सेकंड है एक्सार्क कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम। बच्चों ये तो देखते ही समझ में आ रहा है, एक्सार्क कंडीशन किसके लिए होती है? रूट सिस्टम के लिए होती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। अब आप यहाँ देखो, जब मैंने आपको जाइलम और फ्लोएम पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि जाइलम किस तरह का था, कि जो प्राइमरी जाइलम हम कब कहते हैं बेटा? जब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। अब वो प्राइमरी जाइलम दो तरह का था, प्रोटोजाइलम और दूसरा कौन सा था? मेटाजाइलम। और प्रोटो और मेटा दोनों की बात हम कब करते हैं बेटा? जब प्राइमरी जाइलम की बात करते हैं, वो एलिमेंट जो पहले बनते हैं, जाइलम के वो एलिमेंट जो पहले बनते हैं उनको हम कहते हैं प्रोटोजाइलम, जो बाद में बनते हैं उसको हम कहते हैं मेटाजाइलम। और इसी बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि एक्सार्क वेस्कुलर बंडल है या एंडार्क। अगर प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द पेरिफेरी है तो हम उसको कहते हैं एक्सार्क। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? हमसे क्या कहा गया है? एंडार्क एंड एक्सार्क आर द टर्म्स ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सो सेकेंडरी जाइलम की पोजीशन नहीं बताता है, ये किसकी बताता है? प्राइमरी जाइलम की। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। तो अब हम ढूंढते हैं कि भाई हमारा आंसर कहां मिलेगा। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। फिर स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, यहां पे बिल्कुल आगे पढ़ो ही मत, ये बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ये बात सही है, बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, और इसको पूछा गया है नीट में 2021 में। अब देखो, ए लिखा है सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, यहां से मैच करना है। तो भाई जो सेल्स बहुत ज्यादा डिवाइड करती हैं तो उस तरह का एक टिश्यू बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक। तो इसका क्या हो गया? ए का हो गया सेकंड। अब हम ढूंढ लेते हैं कि ए में कहीं सेकंड आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब अगर मैं हूं तो मैं तो फटाफट से किस पर टिक कर दूंगी? ए पे, और शायद आप भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन फिर भी चूंकि आपको बाकी सारे ऑप्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए, इसलिए मैं जरूर इसको डिस्क्राइब करूंगी। टिश्यूज हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो ऐसा टिश्यू जो एक ही टाइप की सेल से कंसिस्ट होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल टिश्यू। ढूंढो कहां पर है, ये ना जल्दी से ढूंढा हमने, 4, तो बी में क्या आ रहा है? 4। फिर सी आया टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स।
अब देखो हमारे पास दो बचे वेस्कुलर टिश्यू और स्क्लेरेट्स। मैं चौथा ऑप्शन भी पढ़ देती हूँ, डेड सेल्स विद हाईली थिकन्ड वॉल्स एंड नैरो ल्यूमन। तो ये किसकी होती है बेटा, ये होती है स्क्लेरेट की। तो डी में क्या आना चाहिए, थर्ड। तो डी में थर्ड यहाँ पर आ रहा है। अब सी में फर्स्ट वेस्कुलर टिश्यू कैसा हुआ, वेस्कुलर टिश्यू बोले तो जाइलम और फ्लोएम, और जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो एक से ज्यादा टाइप की सेल से कंसिस्ट होते हैं। तो इसीलिए टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। तो सी में फर्स्ट लिख रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, रीजेनरेशन ऑफ डैमेज्ड ग्रोइंग ग्रास फॉलोइंग ग्रेजिंग इज लार्जली ड्यू टू, और इसको पूछा गया है नीट में 2019 में। इस क्वेश्चन का बच्चों मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक ग्रास लैंड है, उस ग्रास लैंड में बहुत सारी ग्रास उग रही है, ठीक है। अब कोई गाय आई या कोई गोट आई या कोई भी हर्बीवोर आया और वो उस घास को चर गया, लेकिन हमारे सामने तो एक क्वेश्चन खड़ा हो गया। क्वेश्चन ये है कि वो ग्रास फिर वापस से ग्रो कर जाती है, तो किसकी वजह से, कौन से मेरिस्टेम है जिसकी वजह से वो ग्रास ग्रो कर गई। डायरेक्ट लाइन है आपकी एनसीईआरटी में, और इसका सही जवाब होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद। बेटा कंपेनियन सेल एसोसिएटेड होती है किसके साथ, सीव एलिमेंट्स के साथ। ये फ्लोएम के चार पार्ट्स मैंने आपके बताए थे। फ्लोएम चार तरह की सेल्स से कंसिस्ट होता है। एक होते हैं सीव एलिमेंट्स, सीव एलिमेंट्स कह रही हूं इसका मतलब सीव ट्यूब और सीव सेल्स। फिर दूसरा कंपेनियन सेल, तीसरा फ्लोएम फाइबर और चौथा फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो कंपेनियन सेल में चूंकि क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से ये सीव एलिमेंट्स की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए सीव एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेटरल मेरिस्टेम। नॉट को हाईलाइट किया है मैंने, लेटरल मेरिस्टेम कौन सा नहीं है। ए है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, बी है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, सी है फेलोजन और फोर्थ है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो देखो नाम से ही पता लग रहा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम तो बिल्कुल अलग टाइप का हो गया। हम लोगों ने तीन तरह के मेरिस्टेम पढ़े थे, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लेकिन फिर भी मैं इन तीनों को अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले आप टिक कर लीजिए कि राइट आंसर कौन सा है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब समझो कैसे, देखो यहाँ पे मैंने एक डाइकॉट स्टेम का मैं ड्रॉ कर रही हूँ टीएस। इसमें क्या होता है बेटा, वेस्कुलर बंडल होते हैं, ये मैंने बनाए वेस्कुलर बंडल, ठीक। अब इन वेस्कुलर बंडल के बीच में चूंकि अगर मैंने डाइकॉट कह दिया है तो इसका मतलब क्या प्रेजेंट है, इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, ये कैम्बियम प्रेजेंट है। अब ये कैम्बियम जो विद इन द वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, विद इन द यानी ये वेस्कुलर बंडल के अंदर जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम, इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम। अब ये जो कैम्बियम है बच्चा, ये सेंटर से लेटरल साइड में है, सेंटर से लेटरल साइड में है, तो इसीलिए ये क्या हुई, ये हुई लेटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल। दूसरा लिखा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब दो वेस्कुलर बंडल के बीच में, दूसरा मार्कर लेती हूं मैं, उससे बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बनाई, ये दूसरी कैम्बियम, ये दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम है उसको हम बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये भी क्या है, सेंटर से लेटरल साइड में है, तो इसीलिए ये भी किसका एग्जांपल हुई, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तीसरा आता है फेलोजन। फेलोजन के लिए एक नाम और लिखो, वो इसको और क्या कहते हैं, कॉर्क कैम्बियम, जो कब बनती है, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। कहाँ से बनती है, ये जो पूरा का पूरा स्टील है, स्टील मतलब कि बर्तन वाला स्टील नहीं, अपने वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम वाला स्टील, इसमें बाहर की तरफ आपको पता था कि क्या था, पेरिसाइकिल थी, और पेरिसाइकिल से बाहर की तरफ क्या था बेटा, पेरिसाइकिल से बाहर की तरफ थी एंडोडर्मिस थी, और एंडोडर्मिस से बाहर की तरफ क्या चीज बना रही थी, एंडोडर्मिस से बाहर की तरफ थे कॉर्टिकल सेल। तो इस कॉर्टिकल सेल्स की कुछ लेयर्स मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगी और वो डिवाइड करके क्या बनाएंगी, अंदर की तरफ फैलम, बाहर की तरफ फैलोडम। तो ये जो बनाई, ये किसने बनाई, ये इस कॉर्क कैम्बियम या फैलोजन किससे बनी, इस कॉर्टेक्स से बनी। अब ये कॉर्टेक्स भी इससे सेंटर से लेटरल साइड में है, तो ये भी क्या हुआ, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुआ। तो बचा क्या हमारे पास, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। समझ में आ गई बात। तो लेटरल मेरिस्टेम का कौन सा एग्जांपल नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब हम आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है, द लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटरनोड्स इन अ कल्म ऑफ शुगर केन इज वेरिएबल बिकॉज ऑफ। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग गन्ना खाते हैं, हम सब लोगों ने गन्ना देखा है, तो आपने देखा होगा कि गन्ने में ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब ये वाली जो
प्लेस जहां पे एक लाइन सी डली रहती है उसको हम बोलते हैं नोड। जो दूसरी लाइन है उसको भी हम बोल देते हैं नोड। अब दोनों लाइंस के बीच की जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो गन्ने में इस तरह से जो इंटरनोड होती है उनका साइज क्या होता है, अलग अलग होता है, सेम नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? शूट एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होता है, पोजीशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स की वजह से होता है, साइज ऑफ लीफ लैमिना एट द नोड बिलो ईच इंटरनोड, या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होता है। तो इसका सही जवाब है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। समझो कैसे। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ऐसा हुआ बेटा कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता कहां पर है, वो होता है यहां पर इंटरनोड के बेस पर। अब अगर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसकी सेल्स ज्यादा डिवाइड करेंगी तो ज्यादा नंबर ऑफ सेल बनेंगी, ज्यादा नंबर ऑफ सेल बनेंगी तो लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर इन सेल्स ने कम डिवाइड करा तो सेल्स का नंबर कम रहेगा तो लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम रेस्पॉन्सिबल होता है किसके इलोंगेशन के लिए, इंटरनोड के इलोंगेशन के लिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पैसेज सेल्स आर थिन वॉल्ड सेल्स फाउंड इन। बच्चों पैसेज सेल याद करो, वंस अपॉन अ टाइम मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको एंडोडर्मिस नाम की, ठीक है। और उस एंडोडर्मिस में मैंने आपको बताया था कि वो सेल्स जो प्रोटोजाइलम के सामने होती हैं वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है पैसेज सेल। प्रोटोजाइलम क्या था, जो पहले जाइलम बन रहा है, रूट में हम लोगों ने देखा था। तो ये जो प्रोटोजाइलम है इसके सामने वाली सेल्स, जस्ट सामने वाली सेल, ये देखो प्रोटोजाइलम के सामने ये वाली जो सेल होगी ये क्या होगी, थिन वॉल्ड होगी। इस पर सुबेरियन का डिपोजिशन यानी कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एब्सेंट होंगी। ये क्या कहलाएंगी, पैसेज सेल। क्यों कह रहे हैं पैसेज सेल, क्योंकि ये रास्ता दे रही है किससे, वाटर और मिनरल्स को। तो अब हम ढूंढते हैं अपना आंसर कहां पे मिलेगा, एंडोडर्मिस ऑफ रूट्स फैसिलिटेटिंग रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकिल। कितनी बढ़िया बात है कि ऑप्शन ए में ही हमें अपना सही जवाब मिल गया। तो इसका क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट इज प्रेजेंट इन ऑल द रूट्स या ओनली इन रेडिकल्स, ओनली इन टैप रूट्स, ओनली इन एडवेंटेशियस रूट। तो बच्चों एपिकल मेरिस्टेम कौन सा होता है, वो मेरिस्टेम जो एपेक्स पर प्रेजेंट हो। तो जितनी भी रूट्स होंगी सभी के एपेक्स पर एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से रूट की ग्रोथ होगी। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, इन ऑल द रूट्स। क्वेश्चन नंबर आगे आ गया हमारा, वेसल्स आर फाउंड इन। क्वेश्चन नंबर 10 है वेसल्स आर फाउंड इन, और इसको पूछा गया है 2002 में। ऑप्शन ए है ऑल एंजियोस्पर्म एंड सम जिम्नोस्पर्म, या मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म, सी है ऑल एंजियोस्पर्म्स एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म एंड सम टेरिडोफाइट्स, और डी है ऑल टेरिडोफाइट्स। तो बच्चों वेसल्स जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है वो होती है किसका, एंजियोस्पर्म का। अब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अब क्यों सही जवाब होगा, क्योंकि कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जो एंजियोस्पर्म हैं लेकिन फिर भी उसमें वेसल्स नहीं मिलती। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं इसके नाम, मैं बोल रही हूं ट्रोकोडेंड्रोन और टेट्रासेंट्रोन। ये दो इस तरह के एंजियोस्पर्म है जिसमें कि वेसल्स जो है वो एब्सेंट होती है। अब फ्यू जिम्नोस्पर्म भी तो लिखा है मैम आपने, हाँ लिखा है। यहां पर भी दो नाम आप याद रखेंगे, किस किस का, एफिड्रा और नीटम। ये क्या है, जिम्नोस्पर्म है, लेकिन उसके बाद भी इनमें क्या मिलती है, वेसल्स मिलती है। एग्जाम में आने लायक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, बिल्कुल नाम याद रखिएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड। याद करो जब मैंने लीफ पढ़ाई थी तब मैंने आपको उसमें स्टोमेटा पढ़ाए थे, ठीक है। उस स्टोमेटा को कवर कर रहे थे, घेरे रह रही थी कौन सी सेल्स, गार्ड सेल। अब ये कह रहे हैं कि गार्ड सेल्स को कौन सराउंड करता है, कोई सी एपिडर्मल सेल हैं जो गार्ड सेल्स को भी सराउंड करती हैं, वो एपिडर्मल सेल क्या कहलाती हैं, वो एपिडर्मल सेल कहलाती हैं सब्सिडरी सेल्स। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेस्कुलर बंडल इन मोनोकॉट्स आर कंसीडर्ड क्लोज्ड बिकॉज। भाई मोनोकॉट्स में जो वेस्कुलर बंडल है उनको क्लोज क्यों कहते हैं, बंद क्यों कहते हैं, बंद इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें क्या चीज प्रेजेंट नहीं होती, कैम्बियम। अब हमें ये पता है, अब हम ढूंढते हैं, अरे वाह कितनी बढ़िया बात है, ऑप्शन ए में हमें अपना जवाब मिल गया, ऑप्शन ए कैम्बियम इज एब्सेंट। बाकी सारे ऑप्शन क्या है, देयर आर नो वेसल्स विद परफोरेशन, ये बिल्कुल गलत बात है। जाइलम इज सराउंडेड ऑल अराउंड बाय फ्लोएम, ये भी गलत है। अब बंडल शीट सराउंड, उससे क्या फर्क पड़ता है, बंडल शीट होती है या नहीं होती। क्लोज इसीलिए कहते हैं क्योंकि
कैम्बियम एब्सेंट है, इसलिए कहते हैं क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट है इसीलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल लेग्स। देखो क्वेश्चन को एक ही बात को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है एग्जाम में कई बार, जैसे कि देखिए यहाँ 2012 में पूछा गया है क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल लेग्स क्या चीज नहीं होती, तो कैम्बियम नहीं होती, अभी तो पढ़ा हमने, तो कैम्बियम ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स। ग्राउंड टिश्यू में क्या क्या चीजें आती हैं? ऑप्शन ए ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, बी है एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स, सी ऑल टिश्यूज इंटरनल टू एंडोडर्मिस, डी ऑल टिश्यूज एक्सटर्नल टू एंडोडर्मिस। तो बच्चों ग्राउंड टिश्यू हम कब कहते हैं? जब एपिडर्मिस सबसे ऊपर की तरफ, फिर एपिडर्मिस के नीचे आता है कॉर्टेक्स वाला रीजन, हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस। तो ये तीनों चीजें, क्या क्या चीज बोली मैंने? हाइपोडर्मिस बोली, पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स बोला और उसके बाद एंडोडर्मिस बोली। ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाती हैं? ये तीनों चीजें मिलके बनाती हैं ग्राउंड टिश्यू। तो अब यहाँ पे हम, और उसके अंदर की तरफ जो आई पेरिसाइकिल आई, वेस्कुलर बंडल आया, वो सारा बनाता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो अब हम इस बात से निकालते हैं कि क्या इसमें एपिडर्मिस आएगी? ग्राउंड टिश्यू में नहीं आएगी, तो फिर ये एपिडर्मिस कहाँ आएगी? ये एपिडर्मिस आएगी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, तो इसलिए बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑल टिश्यूज इंटरनल टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से अंदर की तरफ तो बेटा पेरिसाइकिल आ गई और सारे वेस्कुलर बंडल आ गए, और वेस्कुलर बंडल कह रही हूं इसका मतलब ये किस में आ रहा है? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आ रहा है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तीसरा क्या है? ऑल टिश्यूज एक्सटर्नल टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, और इसमें क्या कह रहे हैं? ऑल टिश्यूज एक्सटर्नल टू एंडोडर्मिस। अब आप ए और डी में से चुनिए, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल, ये सही होगा। क्यों? ये क्यों गलत हुआ? ये इसलिए गलत हुआ क्योंकि एंडोडर्मिस से बाहर की तरफ कॉर्टेक्स, फिर ऊपर की तरफ और चले तो हाइपोडर्मिस और एपिडर्मिस भी आ गई, तो एपिडर्मिस को तो हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सम वेस्कुलर बंडल आर डिस्क्राइब्ड एज ओपन। अब ओपन कह रहे हैं, इसका मतलब उसमें क्या चीज प्रेजेंट होगी? कैम्बियम प्रेजेंट होगी, बिकॉज दीज आर सराउंडेड बाय पेरिसाइकिल बट एंडोडर्मिस। दूसरा, आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। तीसरा है possess conjunctive tissue between xylem and phloem, या आर नॉट सराउंडेड बाय पेरिसाइकिल। अरे इसमें तो कैम्बियम लिखा ही नहीं, अब क्या करें? कोई बात नहीं, कैम्बियम नहीं लिखा तो क्या हुआ? कैम्बियम करती क्या है? कैम्बियम की वजह से होता क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ होती है यानी कि सेकेंडरी टिश्यू बनेंगे। सेकेंडरी टिश्यू मतलब कि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। इनडायरेक्टली पूछ लिया इस क्वेश्चन को, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, आप एंजॉय कर रहे हो इन क्वेश्चंस को, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स। एक हमें सेक्शन दिया गया है और उसमें कुछ ये फीचर्स हैं, तो हमें क्या करना है? हमें करना है आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ प्लांट एंड इट्स पार्ट। कौन सा प्लांट है और किस तरह का है, ये देखते हैं। फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीट। भैया यहीं से ही पता लग गया कि हमें आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो फीचर होता है स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, ये फीचर होता है मोनोकॉट स्टेम का। तो ढूंढ लेते हैं पहले कि मोनोकॉट स्टेम ऑप्शन में है या नहीं है। मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम है ऑप्शन डी, लेकिन फिर भी हम आगे तो पढ़ेंगे। लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट एंड क्लोज। बिल्कुल, स्टेम अगर कह दिया तो कॉन्जॉइंट तो होंगे ही होंगे, और मोनोकॉट कह दिया इसका मतलब 100% है कि वो कैसा होगा? क्लोज होगा, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर फ्लोएम पैरेन्काइमा बिल्कुल एब्सेंट होती है, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? मोनोकॉट स्टेम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर इन। बच्चों कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? एंडोडर्मिस का। ढूंढते हैं कहाँ एंडोडर्मिस? ऑप्शन डी में है, तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। फिर हम आगे मूव करते हैं। कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन। बच्चों कॉर्टेक्स वो रीजन होता है जो एपिडर्मिस के बीच में और जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है उसके बीच में मिलता है ना। तो अब इसमें देखते हैं कहाँ पे मिल रहा है। एपिडर्मिस एंड स्टील, पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस बिल्कुल गलत। एंडोडर्मिस एंड पित्त, अरे भाई पित्त तो सबसे अंदर आ गई, इसमें कहाँ मिलेगा? एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल बिल्कुल गलत, तो कहाँ मिलेगा? एपिडर्मिस और स्टील। स्टील का मतलब क्या हुआ कि जिसमें हम वेस्कुलर जोन को इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें हम वेस्कुलर बंडल को इंक्लूड कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं। A major characteristics of monocot root is the presence of। monocot root का characteristic feature क्या होता है? तो बेटा रूट आ गई तो सबसे पहली बात तो है कि रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं, तो हम ढूंढते हैं कि यहाँ कहीं मिल रहा है क्या हमें। पहला है स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, नहीं बच्चा, मोनोकॉट स्टेम में आपको मिलते हैं स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, मोनोकॉट रूट में नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। फिर बी क्या है, वेस्कुलर बंडल विदाउट कैम्बियम, हाँ ये हो सकता है क्योंकि मोनोकॉट कह रहे हैं, इसका मतलब कैम्बियम नहीं होगी, चाहे वो रूट हो चाहे वो स्टेम हो। सी क्या कह रहे हैं, कैम्बियम सैंडविच्ड बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, अरे भाई सैंडविच तो कैसे होगा, जब होती ही नहीं है तो सैंडविच कैसे बनेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर ओपन वेस्कुलर बंडल, ओपन कह रहे हैं, इसका मतलब कैम्बियम प्रेजेंट है, और अभी तो आपने बताया मैम कि मोनोकॉट में नहीं होती, तो फिर ये भी तो गलत हो गया। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर इसका होगा बी, वेस्कुलर बंडल विदाउट कैम्बियम। अब आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे, वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंडेड। बच्चों वाटर कंटेनिंग कैविटीज का मतलब है लाइसोजिनस कैविटी की बात कर रहा है, और ये लाइसोजिनस कैविटी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है मोनोकॉट स्टेम का। अरे इसमें तो कहीं लिखा ही नहीं मोनोकॉट स्टेम, अब क्या करें, कोई बात नहीं, हमें तो पता है कि सनफ्लावर जो होता है कैसा होता है, डाइकॉट होता है। मैम आपने लगाया भी था वहां पे, सबसे पहली स्लाइड लगाई थी उसमें सनफ्लावर के साथ आपने भुट्टा भी लगाया था, आपने मेज भी लगाया था, हमें याद है ना, अच्छे बच्चे हैं। तो ये तो किसको रिप्रेजेंट करता है, डाइकॉट को। हमसे क्या कह रहे हैं, वाटर कंटेनिंग। देखो दो तरह से क्वेश्चन इसमें हो रहा है। पहली बात तो आपको ये पता हो कि वाटर कंटेनिंग कैविटीज मिलती किस में है, तो वो मिलती है मोनोकॉट स्टेम में। मैं यहाँ लिख देती हूँ मोनोकॉट स्टेम, ठीक। अब दूसरी बात यह है कि ये पता हो कि मोनोकॉट स्टेम इन चारों में से है क्या, साइकस और पाइनस बच्चों होते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक। और मेज जो होता है बेटा वो होता है क्या, मोनोकॉट। तो हम किस पे टिक लगाएंगे, जल्दी बोलो किस पे टिक लगाएंगे, ऑप्शन बी पर टिक लगाएंगे। समझ में आ गई बात, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर as compared to a dicot root, a monocot root has many xylem bundles। किस पे फोकस कर रहे हैं, as compared to dicot root, a monocot root, तो बाद वाले पे फोकस कर रहे हैं कि monocot root में क्या चीज मिलेगी, many xylem bundles, B है relatively thicker पेरिडम, C inconspicuous annual rings, more abundant secondary xylem। अब देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, मैं बार बार ये बात कह रही हूं कि मोनोकॉट अगर कह रहे हैं इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी तो ये सेकेंडरी जाइलम कहां से आ जाएगा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं इनकॉन्स्पिक्यूअस एनुअल रिंग्स। राजा बेटा एनुअल रिंग्स की बात हम कब करते हैं, स्टेम में करते हैं, रूट में थोड़ी एनुअल रिंग्स बनती है। एनुअल रिंग्स क्या होती है, जिसको कि काउंट करके आप ये पता लगाते हो कि ट्री की एज कितनी है, तो वो तो स्टेम का फीचर हुआ, वो रूट का थोड़ी हुआ, तो इसीलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरी चीज रिलेटिवली थिकर पेरिडम, पेरिडम की बात हम करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ में, वो क्या है, मोनोकॉट है, तो पेरिडम तो इसमें बनेगी ही नहीं, तो बचा क्या ये, तो इसीलिए हम किस पर टिक करेंगे, मैनी जाइलम बंडल्स। याद रखना मोनोकॉट रूट में आपको क्या कंडीशन, पॉलीआर कंडीशन देखने को मिल रही थी, 6 से ज्यादा आपको वेस्कुलर पटल मिल रहे थे, यानी कि 6 से ज्यादा जाइलम और 6 से ज्यादा फ्लोएम के पैचेस आपको देखने को मिल रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पैलिसेड पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन लीव्स। अब देखो समझो पैलिसेड पैरेन्काइमा होता क्या है, जब आप लीफ का सेक्शन काटते हैं, है ना, मैं दूसरा मार्कर लेती हूँ सुंदर सा, देखो लीफ, ठीक है। अब ये लीफ क्या होती है, दो तरह की होती है, एक होती है डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल, और दूसरी होती है आइसो बाइलेटरल, आइसो बाइलेटरल, ठीक है। डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोलो या फिर क्या बोलो, डाइकॉट लीफ बोलो, एक ही बात है, ठीक। इसी तरीके से आइसो बाइलेटरल बोलो या मोनोकॉट लीफ बोलो, एक ही बात है, ठीक। अब जब आप डाइकॉट लीफ का सेक्शन कट करते हैं तो वहां पर आपको मीजोफिल टिश्यू, मीजोफिल मतलब अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, इन दोनों के बीच का टिश्यू, वो कहलाता है मीजोफिल। वो डिफ्रेंशिएटेड होता है किसमें, पैलिसेड पैरेन्काइमा में, पैलिसेड पैरेन्काइमा में और स्पंजी पैरेन्काइमा में, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, ठीक।
जबकि जब आप मोनोकॉट लीफ का सेक्शन कट करेंगे तो वहां पर आपको पूरा का पूरा मेसोफिल एक ही तरह की सेल से कंसिस्ट दिखाई देगा और वो पेरेन्काइमा कहलाता है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। यहां तक बात समझ में आ गई? स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। अब ये क्या कह रहे हैं? पेलिसेड पेरेन्काइमा इज एब्सेंट इन, तो यानी जिस मोनोकॉट होगी उसमें पेलिसेड पेरेन्काइमा नहीं दिख रहा। अब हम यहाँ देखते हैं कि मोनोकॉट कौन सा है। बच्चों, जो ग्राम होता है यानी कि जो चना है वो आता है डाइकॉट में, सोयाबीन है वो भी आता है किसमें? डाइकॉट में, मस्टर्ड है वो भी आता है डाइकॉट में। तो यानी यहाँ पे तो क्या होगा? यहाँ पे तो आपको बहुत बढ़िया वाला पेलिसेड पेरेन्काइमा दिखेगा। लेकिन सोरगम, जिसको नॉर्मल हम लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ज्वार, ज्वार की रोटी खाते हैं ना हम लोग, तो वो सोरगम जो है वो आता है मोनोकॉट में। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ए, सोरगम। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं इन बार्ले स्टेम वेस्कुलर बंडल्स आर। अब बार्ले यानी कि बाजरा, बाजरा आता है मोनोकॉट में। तो मोनोकॉट के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। बच्चों, खास तौर पे आप लोगों को मोनोकॉट और डाइकॉट जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको जो नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं, वीट हुआ, राइस हुआ, मेज हुआ, बाजरा हुआ, आप लोगों की इकोनॉमिक बॉटनी भी आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ी होगी, तो उसमें आपको उनके कॉमन नेम्स प्लस उनके बॉटेनिकल नेम यानी कि साइंटिफिक नेम याद होने चाहिए। तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे कि यहाँ पूछा है बार्ले, बार्ले स्टेम वेस्कुलर बंडल्स आर। अब बार्ले आता है मोनोकॉट में, तो मोनोकॉट में क्या होते हैं? क्या ओपन मिलते हैं? नहीं मिलते, तो बिल्कुल क्रॉस कर दो यहाँ पे। क्लोज मिलते हैं? हाँ क्लोज मिलते हैं और स्कैटर्ड होते हैं। तो इसीलिए सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड। ओपन तो होते ही नहीं है, यहाँ क्लोज्ड है लेकिन रेडियल। रेडियल हमने क्यों काटा? इस वाले ऑप्शन को क्यों गलत करा? इसलिए गलत करा क्योंकि रेडियल जो फीचर होता है वो रूट का होता है, हमसे पूछ रहे हैं स्टेम, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर हम आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 4 रेडियल वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। 4 रेडियल वेस्कुलर बंडल बच्चों आपको मिलेंगे डाइकॉट रूट में। उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 to 4 होते हैं पैचेस। 2 पैचेस या 2 पैचेस अगर जाइलम के हैं तो 2 ही पैचेस फ्लोएम के होंगे। 3 पैचेस हैं या 4 पैचेस हैं तो वो अगर जाइलम के जितने होंगे एग्जैक्ट उतने ही फ्लोएम के होंगे। तो इसीलिए ये किसका फीचर हुआ? डाइकॉट रूट का। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर हम आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर डू द कैस्पेरियन बैंड्स अकर। कैस्पेरियन बैंड्स बच्चों एंडोडर्मिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। पिथ एंड कॉर्टेक्स डू नॉट डिफ्रेंशिएट इन। पिथ और कॉर्टेक्स को आप कहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते? तो मैंने आपको बताया था मोनोकॉट स्टेम पढ़ाते समय कि पिथ और कॉर्टेक्स को वहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता क्योंकि ग्राउंड टिश्यू ही पूरा का पूरा क्या होता है? अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा? मोनोकॉट स्टेम। तो ये हम लोगों ने आज 26 क्वेश्चन कंप्लीट किए। ये सारे वो क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर में नीट में आए हुए हैं। सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जितना भी मैंने अब तक प्लांट एनाटॉमी का पढ़ाया है उन सबका निचोड़ है इसमें। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे जब अगर आप क्लास 11th की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ में नीट की कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाले हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, मुझे आगे और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है अगर आप मुझे ये बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। थैंक यू वेरी मच।